आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है इतिहास। इतिहास में हम आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास का आज का हमारा पहला क्लास है और आज हम आधुनिक भारत के इतिहास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और जो यह इतिहास हम पढ़ा रहे हैं इसका जो उद्देश्य है वह है यूपी जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है और हाई कोर्ट के आरओ का है और उत्तर प्रदेश यूपी पीएससी के आरओ का एग्ज़ाम है। तो इससे संबंधित जो भी यहाँ पे जो जीएस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो उसी को हम दृष्टिकोण से हम यहाँ पे जो है आज का हम इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, तो यूपी पीसीएस यूपी पीएससी एंड आरओ एंड एआरओ और हाई कोर्ट के आरओ एंड एआरओ। ठीक, तो इस जो तीनों एग्जाम का जो है एग्जाम में हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा और हम उन्हीं को जो है उन्हीं के दृष्टिकोण से इन्हीं एग्जाम के दृष्टिकोण से आज का हमारा जो क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वह है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, यूपी पीएससी 2021, आरओ 2021, हाई कोर्ट के आरओ 2021। तो ये तीनों एग्जाम में जीएस का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और इन्हीं एग्जामों के दृष्टिकोण से आज का जो क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वह है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, तो आज का एक पहला क्लास है और जो हमारा टॉपिक है आज आधुनिक भारत के इतिहास में जो हमारा पहला टॉपिक है वह है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में हम आज यह जो है यहाँ बताने आप लोगों को जा रहे हैं कि जो यूरोपीय कंपनियाँ थी वह जो है सर्वप्रथम कौन कंपनी आई और उस कंपनी के द्वारा किस प्रकार से जो है भारत में अपना जो है अपना साम्राज्य स्थापित की। ठीक, तो जैसे भारत में जो है सर्वप्रथम कंपनी आई थी वह है पुर्तगाल। तो एक सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सर्वप्रथम कौन था और उसका एक सीक्वेंस पूछता है कि प्रथम कौन था, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये जो है एक सीक्वेंस है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये सीक्वेंस है। ओके, तो इस सीक्वेंस से आप लोग इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा क्योंकि ये सीक्वेंस लगाने के कभी कभी जो एग्जाम में इसको सीक्वेंस लगाने को दे देता है। तो सर्वप्रथम जो यूरोपीय कंपनियां थी जो भारत में आई वह जो है पहला था पुर्तगीज, दूसरा था डच और तीसरा अंग्रेज और चौथा था डेनिश और लास्ट पांचवा था फ्रांसीसी। ठीक, तो पहला पुर्तगीज यूरोपीय कंपनी थी जो भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से भारत में आई थी। वो बात की बात है कि जो है धीरे धीरे अपने व्यापार को इतना ज़्यादा विस्तृत कर ली कि जो है अपना साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को जो है भारत में प्रसारित की। ठीक है, लेकिन शुरू में जो भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उनका साम्राज्य विस्तार का कोई उद्देश्य नहीं था, केवल क्या उद्देश्य था, व्यापार करना। लेकिन व्यापार करते करते भारत को जो है एक कंपनियों के द्वारा जो है गुलाम बनाया गया और अपने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया भारत में। लेकिन जो प्रारंभ में जो कंपनियां आई थी उनका केवल उद्देश्य व्यापार का था। तो व्यापार के दृष्टिकोण से जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई उनका सीक्वेंस था, पहले पुर्तगीज कंपनियां जो है भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से आई, उसके बाद डच कंपनी के द्वारा भारत में जो है व्यापार करने के उद्देश्य से आगमन हुआ। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे अंग्रेज आया और चौथे नंबर पे डेनिश कंपनी आई और पांचवें नंबर पे फ्रांसीसी। तो ये पांचों यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से हुआ, तो ये जो है कंपनियां एक दूसरे को जो प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से एक दूसरे को जो है अपने यहाँ भारत से जो है इनको जो है व्यापार के दृष्टिकोण से खदेड़ दिया गया। जैसे पहले पुर्तगीज आए तो पुर्तगीज आने के बाद डच आए, तो डच और पुर्तगीज में व्यापार के दृष्टिकोण से जो प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुआ उसमें पुर्तगीज जो है उस प्रतिस्पर्धा में हार गई और
पुर्तगीज जो है कंपनी का जो उद्भव था, जो विकास था, वो जो है कहीं न कहीं डच कंपनियों के द्वारा प्रभावित किया गया। इसी प्रकार से लास्ट में अंग्रेज कंपनियों के द्वारा सभी यूरोपीय कंपनियों के व्यापार पर जो है एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की और बहुत हद तक क्या कि पूरा सफल, यानी जो अंग्रेजी कंपनी थी वह जो है अपना व्यापार इतना ज़्यादा मजबूत कर ली कि अन्य कंपनियों को जो है व्यापार में कोई लाभ नहीं हुआ और अन्य कंपनियां जो है प्रतिस्पर्धा से अलग हो गई और भारत से चली गई। तो केवल लास्ट में जो है अंग्रेजी कंपनियां ही भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से यहाँ पर नहीं, लेकिन आगे चलकर यही अंग्रेजी कंपनियां भारत में अपना साम्राज्य स्थापित की और भारत को गुलाम बनाई। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पुर्तगाली कंपनी किस प्रकार से भारत में अपने व्यापार को स्थापित किया और कहाँ पे जो है पहले फैक्ट्री की स्थापना की, कौन पुर्तगाली नागरिक था जो भारत में प्रथम बार प्रवेश किया था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो है जो भी पुर्तगाली कंपनियों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो यूपीपीएससी 2021 ROARO एंड ROARO हाई कोर्ट के ROARO, ठीक है, यूपीपीसीएस एंड ROARO एंड हाई कोर्ट ROARO में जो भी एग्जाम जो है इतिहास से पूछे जाएंगे, हम उन्हीं को दृष्टिकोण से यहाँ पे हम फैक्चुअल डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो पहला कंपनी है पुर्तगाली, ठीक। तो पुर्तगाली का पहला नागरिक था वास्को डी गामा, जो 20 मई 1498 ईस्वी में भारत में आया था, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत में आया था। तो ये जो है वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा पहली बार 20 मई 1498 ईस्वी में कालीकट के एक बंदरगाह था, कालीकट के पास एक बंदरगाह था जिसका नाम था कपकटाबू नामक एक बंदरगाह था, जहाँ पे जो है वास्को डी गामा पहली बार आया था, ठीक है। तो कालीकट के एक बंदरगाह था, उसका नाम था कपकटाबू बंदरगाह। और यहाँ इस कालीकट के जो हिंदू शासक थे उसका नाम था जमोरिन, ठीक। तो वास्को डी गामा जब कालीकट पे आया तो इस जमोरिन से मुलाकात किया और जमोरिन के द्वारा यह जो है भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से कुछ चर्चाएं किया। और जब यह वास्को डी गामा जब वापस जाने लगा तो यहाँ से कुछ मसाला लेकर के वह पुर्तगाल वापस गया। लेकिन जब इसको जो है पुर्तगाल में जाके वास्को डी गामा के द्वारा उस मसाला को बेचा गया तो वहाँ पे लगभग 60 गुना, यानी कि 60 गुना जो है इसको फायदा हुआ, ठीक। तो 60 गुना इसको फायदा हुआ। तो मतलब वास्को डी गामा जो मसाला यहाँ से भारत से लेके गया था वह पुर्तगाल में अच्छा खासा उसका डिमांड था और यह जो है यहाँ से जो है 60% मतलब 60% मुनाफा उसको उस मसाला से हुआ। तो इस प्रकार से वास्को डी गामा पूरा जो है व्यापार के दृष्टिकोण से 1502 ईस्वी में आया, ठीक। तो 1502 दोबारा जब कब आया था, वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आया था और दोबारा 1502 ईस्वी में आया था और तीसरी बार वह 1524 में आया था। यानी वास्को डी गामा भारत में 3 बार जो है आया था, एक 1498 में, दूसरा 1502 और तीसरा 1524 में, ठीक। और 1524 में यही कोचीन में वास्को डी गामा का मृत्यु हो गया था। ओके, इसको आप लोग याद करिएगा, इसको ये लिख लीजिएगा कि वास्को डी गामा का मृत्यु कहाँ हुआ था। तो वास्को डी गामा का मृत्यु जो है कोचीन में 1524 में हुआ था, ठीक। यह जो है वास्को डी गामा किसके द्वारा जो है भारत में भेजा गया था, तो ये पुर्तगाल के शासक थे, उनका नाम था डॉन हेनरिक, ठीक। तो डॉन हेनरिक नामक पुर्तगाली शासक के द्वारा डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक। पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक। जो ये मसाला लेके गया था उससे इसको 60% लाभ हुआ था। तो
ये जो है वहाँ पुर्तगाल में जब लेके गया मसाला, तो इसको जो है अधिक मुनाफा हुआ। तो वहाँ के जो पुर्तगाली अन्य व्यापारी पुर्तगाली कंपनियां थी, इस मुनाफे से वो भारत में व्यापार करने की इच्छा से, प्रबल इच्छा से, या जो है भारत में व्यापार करने आना चाहते थे। तो डॉन हेनरिक के द्वारा तो एक जो है कंपनी, छोटी मोटी कंपनी बना करके व्यापार करने के दृष्टिकोण से भारत भेजा गया। तो पहला जो 13 जहाज़ों को भेजा गया था, उसका जो है हेड था 1505 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली पेट्रो अल्वारेज कैब्राल। दूसरा जो पुर्तगाली था उसका नाम था पेट्रो अल्वाराज। या 1500 ईस्वी में 13 जहाज़ों के साथ जो जहाजी बेड़ा थे, 13 जहाजी बेड़ों के साथ यह भारत में आया। किस लिए? व्यापार के दृष्टिकोण से। ओके, तो 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली पेट्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाजी बेड़ों के साथ भारत में व्यापार करने के दृष्टिकोण से आया। ओके, और आगे चल करके या 1530 ईस्वी में कोचीन में और 1505 में कन्नूर में फैक्ट्रियां स्थापित की गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों के द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ किया गया था। तो पहली फैक्ट्री की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में किया गया था, और दूसरी जो फैक्ट्री थी पुर्तगाली की वह 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित किया गया था। ओके, अब आगे चल करके पुर्तगीज के द्वारा जो है यहाँ भारत में व्यापार करने के लिए यहाँ पे जो है गवर्नर की नियुक्ति की गई। ठीक, जब जो है वास्को डी गामा आया, उसके बाद द्वितीय पुर्तगाली जो है पेट्रो अल्वारेज आया, और यहाँ पे जो है कुछ जो है फैक्ट्रियों की स्थापना किया गया। तो आगे चल करके इनको व्यापार में अधिक फायदा होने लगा। ठीक, तो पुर्तगालियों को जो है भारत में व्यापार से अच्छा खासा सब फायदा होने लगा। तो जो है पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पे गवर्नर की नियुक्ति की गई। ठीक, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में स्थापित किया गया वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा 1505 से 1509 तक पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कार्य किया। ठीक, तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट गवर्नर पुर्तगाली कौन थे, यानी पुर्तगाली के द्वारा जो फर्स्ट गवर्नर भारत में नियुक्त किया गया था उसका नाम क्या था और कब से कब तक वह गवर्नर था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जो 1505 से 1509 ईस्वी तक ये जो है शासन किया था एज ए गवर्नर के रूप में। ओके, अब हम देखेंगे कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा क्या क्या जो है व्यवस्थाएं पुर्तगाली कंपनी में की गई। ठीक, पहला था ये शांत जल नीति अपनाई। ठीक, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा शांत जल की नीति अपनाई गई। इसमें जो एक कार्टेज प्रदान किया जाता था पुर्तगालियों के द्वारा जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर पे पूरी तरीके से जो है पुर्तगालियों के द्वारा वहाँ पर नियंत्रण किया गया था। यानी जो हिंद महासागर से जो व्यापार करते थे उस पे जो है पुर्तगालियों को पूर्ण नियंत्रण था। यानी अगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यदि हिंद महासागर से अपना जो है व्यापार करना था तो पुर्तगालियों से परमिशन लेना आवश्यक था। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि पुर्तगाली के द्वारा जो हिंद महासागर में पूर्णतः नियंत्रण था। ठीक, तो इसलिए जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था या शांत जल की नीति अपनाई। यानी कि जो भी व्यक्ति हिंद महासागर में व्यापार के दृष्टिकोण से हिंद महासागर को यूज करेगा वह जो है कार्टेज के रूप एक परमिट जो है पुर्तगालियों से प्राप्त करेगा, और उस परमिट जो परमिट पुर्तगालियों के द्वारा उस व्यापारी को दिया जाएगा। तो उस बदले में उस परमिट जब कोई भी व्यापारी परमिट प्राप्त कर लेगा तो पुर्तगालियों की जिम्मेदारी हो जाती थी कि उनके जो है व्यापार संबंधित जो भी वस्तुएं होती थी उनकी सुरक्षा पुर्तगालियों के द्वारा की जाती थी। तो यही कार्टेज व्यवस्था जो है, यह कार्टेज व्यवस्था किसके द्वारा लगाया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा। ओके,
अपने यहाँ जो है भारत में जो अकबर थे, अकबर ने जो है पुर्तगालियों से जो है कार्टिज प्राप्त किया था व्यापार करने के लिए। ओके, तो ये जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है यह शांत जल की नीति अपनाई और 1505 ईस्वी में अंजाडीवा, कन्नूर और किलोवा दुर्ग स्थापित किया। ठीक, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा 3 दुर्ग की स्थापना किया गया था। तीनों दुर्ग का क्या नाम था? अंजाडीवा, कन्नूर और किलोवा। तो अंजाडीवा, कन्नूर और किलोवा नामक 3 दुर्ग स्थापित जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा 1505 ईस्वी में किया गया था। अगला जो दूसरा जो है गवर्नर पुर्तगाली था, वह दूसरा गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर। तो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर। ठीक, यह जो है वास्तविक संस्थापक था। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि जो है भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत में कौन था, तो उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है भारत में वास्तविक पुर्तगाली गवर्नर कौन था, यानी पुर्तगाली भारत में प्रथम वास्तविक पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो वह था अल्फांसो डी अल्बुकर। ठीक, तो यह वास्तविक संस्थापक था। पुर्तगीज कंपनियों का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर था, जो यह दूसरा जो है गवर्नर बन करके भारत में आया था। तो इसका कार्यकाल 1509 से 1515 तक था। ठीक, 1509 से 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर गवर्नर के रूप में भारत में कार्य किया था। ठीक, अब यह जो है इसके द्वारा क्या क्या जो है व्यवस्थाएं की गई, हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1510 ईस्वी में गोवा के बंदरगाह पर 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर के द्वारा 1510 ईस्वी में गोवा के बंदरगाह पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, तो गोवा के जो बंदरगाह था उस पर नियंत्रण 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर के द्वारा किया गया था। यह इस गोवा के बंदरगाह पे इसके पहले किसका नियंत्रण था? इसके पहले जो है बीजापुर के शासक सुल्तान यूसुफ आदिल शाही के अधीन था। ठीक, 1510 के पहले गोवा पे जो है नियंत्रण बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाही के अधीन था। लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर के द्वारा 1510 ईस्वी में गोवा पर नियंत्रण पुर्तगालियों का स्थापित हो गया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि गोवा किसके समय में पुर्तगालियों के अधीन आया था। ठीक, तो ये 1510 ईस्वी में गोवा अल्फांसो डी अल्बुकर के अधीन पूर्णतः नियंत्रण में आ गया था। ओके, सबसे ज्यादा जलशक्ति बनकर उभरे अल्फांसो डी अल्बुकर के समय पुर्तगीज जो थे वह हिंद महासागर में एक जलशक्ति के रूप में उभरे थे। किसके समय में? अल्फांसो डी अल्बुकर के समय में। 1511 ईस्वी में मलक्का, 1511 ईस्वी में मलक्का और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में अवस्थित हरमुज बंदरगाह पे अधिकार कर लिया था। ठीक, अल्फांसो डी अल्बुकर के द्वारा 1511 ईस्वी में मलक्का पे नियंत्रण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया और आगे चल के 1515 ईस्वी में फारस के खाड़ी में अवस्थित हरमुज बंदरगाह पर अधिकार किया गया। ठीक है, अपने क्षेत्र पर सती प्रथा बंद करवा दिया था। एक काम भी बहुत बढ़िया किया था अल्फांसो अल्बुकर, या जो अपने क्षेत्र पे सती प्रथा जो है प्रतिबंध कर दिया था। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसके द्वारा सती प्रथा को बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक, अपने क्षेत्र में केवल अपने ही क्षेत्र में जहाँ तक पुर्तगालियों का नियंत्रण था वहाँ जो है सती प्रथा को बंद कर दिया था। ठीक, अगला जो हमारा तीसरा, इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर के बाद नीनो डी कून्हा नामक गवर्नर जो है पुर्तगीज गवर्नर भारत में स्थापित हुआ। ठीक।
ठीक। तो तीसरे गवर्नर के रूप में नीनो डी कून्हा की नियुक्ति की गई पुर्तगीज के द्वारा। नीनो डी कून्हा जो है तीसरा गवर्नर बन करके भारत में आया। तो नीनो डी कून्हा जो है 1529 से 1528 ईस्वी में, या जो है 1529 से 1538 तक, ठीक है, 1529 ईस्वी में या जो है गवर्नर जनरल बन करके भारत में आया। अब हम देखेंगे नीनो डी कून्हा ने क्या क्या व्यवस्थाएं अपने गवर्नर काल में किया था। पहला काम इसने किया था कि 1534 ईस्वी में और 1535 ईस्वी में बेसिन और दीव पर अधिकार स्थापित किया था, ठीक। तो नीनो डी कून्हा के द्वारा 1534 और 1535 ईस्वी में बेसिन और दीव पर नियंत्रण जो है नीनो डी कून्हा के द्वारा किया गया था। ओके। 1530 ईस्वी में शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पे गोवा को बनाया। अभी तक क्या था कि नीनो डी कून्हा के पहले पुर्तगालियों का जो प्रशासन होता था वह था कोचीन से ही यह पुर्तगाली कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित करता था, ठीक। लेकिन जब जो है नीनो डी कून्हा गवर्नर के रूप में बन करके भारत में आया, एज ए गवर्नर के रूप में जब नियुक्ति नीनो डी कून्हा की हुआ, तो नीनो डी कून्हा के द्वारा कोचीन के स्थान पे गोवा को मुख्य शासन का मुख्य केंद्र बनाया गया। ओके। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1530 ईस्वी में किसके द्वारा कोचीन से गोवा जो है मुख्य शासन का मुख्य केंद्र बनाया गया। तो आप लोग आंसर देंगे कि नीनो डी कून्हा के द्वारा जो शासन का जो मुख्य केंद्र कोचीन था उसके स्थान पे गोवा को बनाया गया। ओके। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है पुर्तगालियों का जो है पतन प्रारंभ हो गया, ठीक। ये जो है शुरू में आए तो एक मजबूत कंपनी के रूप में भारत में स्थापित हुए और अपने कंपनी का विस्तार किया, ठीक। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो है पुर्तगाली जो कंपनियां थी इतना मजबूत थी कि जो है हिंद महासागर पे पूर्णतः पावर इनके पास था। यानी हिंद महासागर से अगर किसी भी कंपनी को व्यापार करना था तो वह पुर्तगीज के द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा परमिट लेना आवश्यक था। यानी पुर्तगाली जिसको परमिट प्रदान करेंगे वही हिंद महासागर से व्यापार कर सकता था। यानी हिंद महासागर पे जो पूर्णतः नियंत्रण था वह पुर्तगालियों का था। यानी पुर्तगाली एक महाशक्ति बन करके हिंद महासागर में उभरे थे। लेकिन आगे चल करके डच कंपनी आई और डच कंपनी भी एक पावरफुल कंपनी थी। तो डच कंपनियों के द्वारा धीरे धीरे जो है पुर्तगाली कंपनी पर जो है प्रभाव स्थापित किया और यह एक मजबूत स्थिति प्राप्त किया। और आगे चल के अंग्रेज आए। अंग्रेज भी जो है इन दोनों कंपनियों से भी ज़्यादा पावरफुल थे। तो अंग्रेजों के द्वारा ज़्यादा क्षति जो है पुर्तगाली कंपनियों को पहुंचाया गया और धीरे धीरे पुर्तगाली जो है कंपनियों का पतन प्रारंभ हुआ। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले कौन कंपनी आई थी और सबसे लास्ट में कौन कंपनी गई। तो आप लोग आंसर देंगे कि सबसे पहले जो है 1498 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी के रूप में यहाँ पे व्यापार करने आई थी। लेकिन यही कंपनी पुर्तगीज कंपनी ही सबसे लास्ट में 1961 ईस्वी में भारत से गई थी, ठीक। तो पुर्तगाली ही आंसर होगा। पुर्तगालियों के क्या कारण थे इसके पतन का, तो इसको आप लोग जान लीजिए कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जो पुर्तगालियों के जो है पुर्तगाली कंपनीज के पतन हुआ। पहला था भ्रष्ट शासन की वजह से पुर्तगाली कंपनियों का पतन हुआ, ठीक। तो यहाँ पे जो है दो तीन जो है अच्छे गवर्नर थे। इसके बाद कुछ ऐसे गवर्नर आए जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभा पाए और उनके समय में जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। इस कारण से भी पुर्तगाली कंपनियों का जो है पतन प्रारंभ हुआ। यानी भ्रष्टाचार भी एक कारण था जो है पुर्तगाली कंपनियों के पतन का, ठीक। दूसरा था दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली। इनकी जो व्यापार प्रणाली थी इसमें बहुत से ऐसे दोष थे जिसके वजह से भी पुर्तगाली कंपनियों का पतन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट था धार्मिक और वैवाहिक नीति, ठीक।
तो पुर्तगालियों का जो धार्मिक एवं वैवाहिक नीति थी, इसके द्वारा भी जो है पुर्तगाली कंपनियों का पतन प्रारंभ हुआ। तो धार्मिक नीति क्या थी कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में जो है पुर्तगाली जो थे जो उनके जो है पुर्तगाली लोग जो है भारत की महिलाओं के साथ जो विवाह करने पर अधिक जोर दिया। ठीक, तो इससे क्या उनका उद्देश्य क्या था, यानी कि भारत की महिलाओं से शादी करने का उद्देश्य क्या था? यह उद्देश्य था कि यहाँ पे जो है पुर्तगीज मतलब जो ईसाई धर्म के लोग थे वह जो है भारत में अधिक हों। इससे क्या होगा, उनके धर्म का बढ़ावा मिलेगा। यानी कि पुर्तगाली यहाँ पे अगर कंपनी की स्थापना किए हैं तो चाह रहे थे कि जो भारत में भी ईसाई धर्म के लोग माने और यहाँ के जो है लड़कियों से शादी किया जाए, जो बच्चे पैदा होंगे वह भी ईसाई होंगे। तो ऐसा क्या किया गया, जबरदस्ती जो है लड़कियों से शादी करने पर अधिक जोर दिया गया। भारतीय लड़कियों से शादी करने पर जो है पुर्तगाली नागरिकों के द्वारा अधिक जोर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि भारत के जो लोग थे वह पुर्तगालियों के खिलाफ हो गए। तो यह भी एक कारण था पुर्तगालियों के पतन का। ठीक, तो धार्मिक और वैवाहिक नीति जो है मतलब जो पुर्तगाली नागरिक थे वह जो है भारत के लड़कियों से विवाह करने पर अधिक जोर दिए। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है भारत में जो है इनके ऐसे व्यवहार को नापसंद किया गया, यानी इनको जो है ऐसे विचार को जो यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया और यह भी जो है एक पतन का कारण बना। ठीक, तो धार्मिक और वैवाहिक नीति भी जो है पुर्तगालियों के पतन का एक प्रमुख कारण था। आगे था कि योग्य शासकों का अभाव। आगे चल करके जो अन्य शासक बने वह जो है योग्य नहीं थे, यह भी जो है पुर्तगालियों के पतन का कारण बना। ठीक, मुगल साम्राज्य का विस्तार। तो जहाँ पे जो है पुर्तगालियों के जो दुर्ग स्थापित किए गए, जो फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई, आगे चल करके मुगल सम्राट के द्वारा इन क्षेत्रों पर जो है कब्जा कर लिया जाना, यह भी जो है पुर्तगालियों के पतन का एक कारण के रूप में बना। यह भी एक प्रमुख कारण था कि मुगल सम्राट के द्वारा इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जाना। ओके, तो ये जो है कुछ मुख्य कारण थे जो पुर्तगाली कंपनियों के द्वारा मतलब पुर्तगाली कंपनियों का पतन हुआ। तो ये जो है कारण आप लोग भी ध्यान रखे रहिएगा कि कौन कौन से, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पुर्तगालियों के कौन कौन से कारण हैं इनके पतन का, क्यों इनका पतन हुआ, क्या कारण है, ये जो है आप लोग जानते रहिए। तो आज की क्लास में आज का हमारा जो पहला क्लास था इतिहास आधुनिक भारत के इतिहास में आज का पहला क्लास था। और पहले क्लास में हम आधुनिक यूरोपीय कंपनी का जो आगमन था, तो उसमें पहला यूरोपीय कंपनी जो थी, जो भारत में व्यापार करने के दृष्टिकोण से आई थी, वह कंपनी पुर्तगाली थी। और पुर्तगाली कंपनी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो अगला जो हमारा क्लास होगा वह होगा डच। ठीक, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन में अगला हमारा क्लास होगा डच का। तो हम डच कंपनी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वह हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आप लोग आज के इस क्लास को देखिए और अपने कॉपी में नोट्स बनाइए। और आने वाले एग्जाम में जो भी अक्टूबर में PCS का एग्जाम है, फिर आगे चल के RO का एग्जाम है, फिर हाई कोर्ट का RO का एग्जाम है, तो ये जो है तीनों एग्जाम के दृष्टिकोण से हम एक क्लास जो है प्रारंभ किए हैं GS का। और GS में इतिहास पहले प्रारंभ किए हैं और इतिहास में हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे हैं। ठीक, आज का हमारा पहला क्लास था। ओके, तो आज क्लास में इतना ही। प्लीज़ आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्ले लिस्ट में जाके हमारे सभी वीडियो को आप लोग देखिए। वीडियो देख करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।